Hello friends, good evening to all of you and welcome to the राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए अधिगम और अभिप्रेरणा लर्निंग एंड मोटिवेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं उनको सभी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्न उत्तरी। और शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आज आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न की लैंग्वेज हमने समझ ली तो प्रश्न कोई भी कठिन नहीं होता, प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा ही विषय है साइकोलॉजी। तो प्रश्न को देखेंगे। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत है जिसमें अनुकरणीय व्यवहार को करना चाहिए कहा गया, मतलब अनुकरणीय व्यवहार को प्रस्तुत करना चाहिए? कौन से सिद्धांत में कहा था? प्रेक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें कहा गया था, किसमें? प्रक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत है, इसी में कहा गया था ये बात। ठीक है, इसके अन्य नाम को भी जान लेते हैं क्योंकि इसके अन्य नाम भी पूछे लिए ही जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही पूछ लें हमसे कि प्रक्षेपणात्मक अधिगम के बारे में। इसके अन्य नाम है तो वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये किसने दिया था और इसके अन्य नाम को हम जान लेते हैं। तो इसका जैसे दूसरा नाम, पहले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सोशल लर्निंग थ्योरी। ये आप याद रखेंगे कि अगर इंग्लिश में सबको पता होगा लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि सोशल लर्निंग थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है किसको? प्रक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत को। अवलोकनात्मक अधिगम भी कहा जा सकता है और इसको, और अनुकरण सिद्धांत भी कहा जा सकता है। किसी भी नाम से हम देकर पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप ये इनको सभी नामों को याद रखेंगे। उसके बाद में किसने दिया था? तो अल्वर भंडूरा ने दिया था। और किस पर प्रयोग किया था? तो गुड़िया पर प्रयोग और जोकर पर प्रयोग किया था। ये आप पूरे फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी प्रक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को डीपली में बता दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसको भी देख लेते हैं। जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, इसमें ये किसने दिया है? तो सभी को पता होगा किसने दिया है। जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है ये दिया था, किसने दिया था? पावलोव ने। ठीक है, पावलोव ने दिया था। और कब दिया था? 1904 में। 1904 में दिया था। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? तो सभी को पता होगा कुत्ते पर किया था। कुत्ते की अगर पूछ लिया जाए कि इसने कुत्ते की कौन सी ग्रंथि पर किया था, तो वो ग्रंथि भी पूछी गई है एक परीक्षा में, तो आप उसको भी याद रखेंगे। पेरोटिड ग्रंथि नाम था उसका। ठीक है, पेरोटिड ग्रंथि पर इन्होंने जो सिद्धांत, मतलब जो सिद्धांत दिया था उसका ऑपरेशन करके कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, 1904 में इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसमें? प्राचीन अनुबंधन। और किसका बताया? पावलोव का। ठीक, उसके बाद में क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था 1938 में। ये दिया गया था 1904 में। आप ये याद रखेंगे, वो सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ कि ये जो बीएफ स्किनर ने ये 1938 में दिया था। इसका अन्य नाम जैसे नैमित्तिक का अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इंग्लिश में जैसे इसको क्या बोलते हैं? आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके सिद्धांत को? बीएफ स्किनर के सिद्धांत को। तो ये तीनों हो गए और उसमें जो भी मतलब इंपॉर्टेंट लगे मैंने सभी को बता दिया, क्योंकि आगे इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे तो मैंने इसके लिए पहले से ही सबको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच सहचार होता है? कौन सा सिद्धांत है जिसमें उद्दीपक उद्दीपक के बीच में सहचार होता है? प्रक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत है, प्राचीन अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है कि अव्यक्त अधिगम है? बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्राचीन सिद्धांत, बी। ठीक है, ये प्राचीन सिद्धांत है। ये किसने दिया था? तो अभी मैंने बताया है। तो ठीक है, ऊपर इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं तो मैं इसी को समझाते रहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है, बालकों द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। इससे बालक की सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है।
यह कौन सा अधिगम सिद्धांत पर आधारित होगा। प्रश्न को आप एक बार ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न को अगर लैंग्वेज समझ लिया तो प्रश्न आ ही जाएगा। कोई मतलब इसमें ऐसा है ही नहीं है साइकोलॉजी में। प्रश्न है हमारा कि बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। मतलब कोई बालक है, उसने सही से उत्तर लिख दिया और सफाई से उत्तर लिख दिया, तो उसकी प्रशंसा करेंगे आप, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, तो आप जाके उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ठीक है, आपको ही करना है ये, तो मतलब आपसे ही बोला जा रहा है। ठीक है, प्रशंसा करते हैं तथा इस मतलब क्या है, उत्तर दोबारा से जो उसका व्यवहार बढ़ जाएगा तो वो कैसा होगा, ये किस अधिगम के सिद्धांत पर होगा, ये बताना है आपको। परिक्षेपणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की अंतर्दृष्टि अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए एक बार आपने उसका व्यवहार बता दिया कि हाँ आप बहुत अच्छे करते हो, आपने सफाई से उत्तर दिया, तो उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जो अपनी क्रिया कर रहा है उसमें सुधार करेगा और अच्छे से करने की कोशिश भी करेगा। ये किस सिद्धांत पर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कुछ लोग क्या होता है, बड़ा देख के सोचते हैं यार बहुत बड़ा है तो आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन जितना प्रश्न बड़ा होता है उतना ही कम टाइम लगता है आंसर को देखने में। ठीक है, क्योंकि बहुत सरल ही आते हैं इसमें, बड़े प्रश्न तो बिल्कुल ही सरल आते हैं, बस उसको पढ़ के समझ लो एक बार। प्रश्न देखेंगे, दृश्य रूप से वंचित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा है जो कि क्या है, दृश्य रूप से वंचित है, मतलब वो देख नहीं पाता, तो उस शिक्षक को, मतलब आप शिक्षक हो तो आपको किस प्रकार उसके साथ में काम करना चाहिए। क्या अनेक प्रकार के लिखित कार्य को विशेष रूप से इस पर वर्क सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई दृश्य मतलब वंचित है, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि जिसको कम दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ये सही ऑप्शन रह जाएगा। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे, ये सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं बाकी सभी ऑप्शनों को देखेंगे। कई प्रकार की दृश्य वस्तुओं का प्रयोग कर लेंगे, सही है पर उतना सही नहीं जितना वो है। और स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बताना है कि इनमें से बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा होगा कि बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियमित कार्य के लिए हमें अंक देता है। ये अंक देना मतलब शिक्षक दे रहा है, तो मतलब ये कैसी होगी, बाह्य अभिप्रेरणा ही हुई, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देखेंगे, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत आनंद आता है। आनंद आना मतलब ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना कार्य करती हूँ, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। समझ पाना मतलब अपनी अवधारणा के लिए, मतलब ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, तो ये ही उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियमित कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अंक देना शिक्षक का कार्य मतलब बाह्य अभिप्रेरणा है, तो बाह्य अभिप्रेरणा का ही हमसे पूछा गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसके अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किसने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, स्किनर, गेट्स, सेफर, उसके बाद थॉमसन। तो सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन तो हमें वैसे याद करनी पड़ती है, मैंने एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से सभी डेफिनेशन को बताया। ये क्या है, स्किनर। तो स्किनर मतलब इसमें कहा क्या गया था, एक शब्द को पकड़ेंगे तो उसमें आपको याद हो जाएगा। किसने कहा, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। तो राजमार्ग बना है, जैसे ये मान लो राजमार्ग बना हुआ है, तो राजमार्ग पर कौन चलेगा, सभी बताएंगे राजमार्ग पर नर ही चल सकते हैं ना, तो स्किनर। ठीक है, स्किनर अगर जैसे पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि
ये किसकी डेफिनेशन है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि राजमार्ग पर कौन चल सकते हैं, नर ही चल सकते हैं, नर बोले तो स्किनर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण है। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कैसा होता है, कुछ ना करना, अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्या ऋणात्मक स्थानांतरण होगा, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना कि गलत कौशल सीखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीखने में बाधा, यही क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सीखना, मतलब ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी। बताना है कि जो सीखने के सिद्धांत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पावलोव, हल, थॉर्नडाइक, कोहलर, किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, थॉर्नडाइक ने ही की थी ना, तो ऑप्शन नंबर सी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने के सिद्धांत की सबसे प्रथम खोज किसने की थी, थॉर्नडाइक ने। अब ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इन्होंने मुख्य नियम कितने बताए थे, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 बताए थे। ठीक है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और ये एक अभ्यास का नियम। ठीक है, तो अभ्यास के नियम के भी उन्होंने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, 1930 में 2 भागों में कर दिया था। एक तो कैसा, अब मतलब उसको देखेंगे, ये जो गौण नियम है इनको बैठूंगा तो सो भी गौण नियम भी 5 बताए थे। ठीक है, अगर मैं एक एक को बैठाऊँ समझाने तो बहुत है समझाने को, आगे चलते हैं। और ऐसे समझाते समझाते तो मतलब प्रश्न ही पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आप बोलोगे सर वीडियो बहुत लंबी कर देते हो। आगे जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। बताना है कि कौन सा कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करेगा। विद्यार्थियों की अभिरुचि बिल्कुल करेगी, विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य तो ये भी करेगा, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ तो ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं जो कि क्या करेंगे, अधिगम के लिए प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवादियों ने नहीं दिया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ये BF स्किनर ने दिया था, तो ये तो है। उसके बाद में प्रयास और त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत, इसी को क्या बोला था, RS थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो ये पावलोव ने दिया था, तो ये भी कौन थे, व्यवहारवादी थे। लेकिन सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। अब गेस्टाल्टवादी है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादियों का नहीं है, तो डी है जो कि सूझ का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। अब गेस्टाल्टवादियों के जैसे नाम भी पूछ ले तो कोहलर, कोपका, कोर्टलेबिन, ठीक है, ये इनके नाम हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चल देंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं। तो सिगमंड फ्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वैसे तो सभी को पता होगा कि मनोविश्लेषणवाद के इन्होंने जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे बोला जाता है, तो सिगमंड फ्राइड को ही बोला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे मनोविश्लेषणवाद के बारे में जान लें तो जिन्होंने मन के कितने 3 भाग बताए थे। ठीक है, कौन कौन, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अब चेतन मन कितना बताया था इन्होंने, तो चेतन मन बताया था 10%। ठीक है, चेतन मन था 10% और अचेतन मन कितना 90%, मतलब 90%। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जुड़ गया था, वो 90% बताया गया। ठीक है, अचेतन मन। और जो अर्धचेतन मन है, इन दोनों मन के बीच की अवस्था को कहा गया है। ठीक है, तो इसको डीपली हम पढ़ेंगे कभी, पर अभी प्रश्न करते हैं तो साथ में थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया क्योंकि ज़रूरी भी है हमारे लिए थोड़ा बहुत नॉलेज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेने द्वारा उच्च स्तर कौन सा बताएगा। अब रॉबर्ट एंड गेने को तो सभी जानते होंगे। रॉबर्ट एंड गेने ने जो भी सिद्धांत दिया था या जो भी कितने स्तर बताए थे इसमें, तो सबसे जो उच्च स्तर है उसका नाम बताना है। तो सबसे उच्च स्तर कौन सा है, समस्या समाधान, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम की कौशल अधिगम। तो सबसे जो उच्च स्तर है उसको बताना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, समस्या समाधान। ठीक है, ये जो रॉबर्ट एंड गेने हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी मतलब जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था तो ये इनकी बुक का नाम पूछा जाता है कि इसकी कौन सी बुक में दिया था, तो इनकी बुक का नाम है द कंडीशनल ऑफ लर्निंग थ्योरी। ठीक है,
ये पुस्तक आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कंडीशनल ऑफ लर्निंग। ठीक है, द कंडीशनल ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इनमें जो गहने थे, रॉबर्ट एंड गहने थे, इन्होंने अपनी कितने 8 स्तर बताए थे। ठीक है, वो 8 स्तर बताए थे। कौन सी बुक, नाम पूछ लिया जाए तो अभी मैंने बताया, इसलिए 3 बार नाम बता रहा हूँ कि द कंडीशनल ऑफ लर्निंग। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने कितने 8 स्तर बताए थे। अब वो कौन कौन से हैं, घटते क्रम में मैं बता दे रहा हूँ एक बार, जल्दी जल्दी अगर लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना और शाब्दिक सहचार सीखना, विविधीकरण सीखना, संप्रत्य सीखना, नियम सीखना और समस्या समाधान सीखना, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था सबसे उच्च है। सबसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे उच्च कौन है, तो पूछ ही लिया है ये समस्या समाधान। ठीक है, और जैसे सबसे निम्न पूछा जाता तो कौन सा है, संकेत। ठीक है, संकेत अधिगम स्तर, ये सबसे निम्न वाला है। ठीक, और भी पूछ सकते हैं इसमें, पर मैं आगे नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम मुख्य नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। इनमें बताना है कि कौन सा है जो मुख्य नियम में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम मैंने ऊपर अभी बताए थे, मुख्य नियम बताए थे, पर गौण नियम इसीलिए नहीं बताए थे। बताइए, तो इसमें से बताना है कि कौन शामिल नहीं है मुख्य नियमों में। मुख्य नियम में तत्परता का तो है, बताया था, अभ्यास का है जो कि इसके 2 भाग किए थे वो भी बताया था, और प्रभाव का नियम ये भी है। ठीक है, और लेकिन ये अनुक्रिया का नियम ये है, लेकिन क्या है, ये गौण नियम है। मुख्य नियम ये तीनों ही हैं। ठीक है, कौन कौन, ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और ये प्रभाव का नियम, ये हो गया मुख्य नियम। और गौण नियम है 5। ठीक है, 3 थे मुख्य नियम और गौण नियम 5 बताए, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। प्रश्न को देखेंगे। जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है किसके अनुकूलन पर बल देता है, तर्क, व्यवहार, चिंतन एवं अभिप्रेरणा। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, व्यवहार पर। ठीक है, ये जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है किसने दिया था, व्यवहारवादियों ने। तो किस पर बल देगा, व्यवहार पर ही बल देगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न होगा, हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम बताना है। कि क्या नाम है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है और किसने दिया था, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले 3 बार ही बता दिया है इसी वीडियो में। तो इसका अन्य नाम क्या है, समीपस्थ अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, नैमित्तिक अनुबंध कि चिन्ह अनुबंध। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। तो अनुबंध का सिद्धांत किसको बोला जाता है, अभी बता के आया था मैं, प्राचीन अनुबंधन का। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को किसने दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और मैंने सन भी बताया था कि किस सन में दिया था, तो वो भी आप लोगों को उसी में बताना है। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न पे चलेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जरूरी है, आप प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। अगला देखेंगे, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये तो सही बात है। अधिगम प्राणी में अभिवृत्ति है, ये भी सही बात है, ये अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति बोले तो एप्टीट्यूड, मान लो अपना नज़रिया। ठीक है, तो ये भी सही बात है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा उसका कुछ सीखने का उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। तो ये तीनों ही सही आंसर हो जाएंगे। लेकिन क्या पूछा गया कि विशेषता नहीं है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं होती है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न होगा, हमारा अगला प्रश्न है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बताना है, अगर छात्रों से सही व्यवहार करवाना है तो उनके प्रशिक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनको दंड देना चाहिए, उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, उनके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, या फिर सही व्यवहार प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। तो क्या करोगे आप, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसने कहा था, और ये तो ये आपको बताना है कि किसने कहा था कि उनके सामने जो
मतलब जो अगर उनको सिखाना है तो उनके सामने अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। किस में कहा था? तो अल्बर बंडूरा का जो सिद्धांत था ना, उसमें बताया था, अवलोकनात्मक सिद्धांत में। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न होगा आज का, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। अगर आपकी कक्षा में बच्चे को आप प्रेरित समझते हैं तो किस वजह से समझते हैं, वो बताना है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर प्रश्न पूछते हैं, अंतःक्रिया होती है शिक्षक और छात्र के बीच में, तो इससे अच्छा तो आंसर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर भी आगे देख लेते हैं। अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आना, क्या ये होगा? तो नहीं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी नहीं है। वे सभी उपस्थिति नियमित करते हैं, है सभी, लेकिन जो सबसे अच्छा है तो वो कौन है? इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। ऑप्शन नंबर 1, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए, मतलब अगर उनके लिए कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो मतलब शिक्षक से प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें से क्या हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा होगा। जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया हो, उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, बताना है कि इनमें से कौन सा एक संवेग है, उत्तेजना, स्मृति, डर की ध्यान। तो बताइए सही आंसर क्या होगा 19 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डर। डर क्या है? एक संवेग है, लेकिन जो उत्तेजना, स्मृति, ध्यान, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। लोग कंफ्यूज हो जाते, कुछ लोग तो यही नहीं पता कि कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, कौन से संवेग हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, पीछे जो वीडियो बने हैं उनमें मैंने बहुत अच्छे से अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक पर सिद्ध किया है, बताना है कि जो थॉर्नडाइक हैं तो उन्होंने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष पर सिद्ध किया था। संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास व भूल, संकेत अधिगम की स्थान अधिगम। तो सभी को पता होगा कि थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी को क्या बोला था? RS थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखेंगे। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का बताना है। सभी को पता होगा कि जो संबंध स्किनर का तो चूहों से था, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक का संबंध बिल्ली से पता जा रहा है। तो वही संबंध कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, मुर्गी पर, बंदरों पर कि बनमानुष पर? तो इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, तो 21वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बनमानुष पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? हम करके सीखते हैं, योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेस या फिर कोलसेनिक, किसका कथन था कि हम करके सीखते हैं? किसने कहा था? तो सिम्पसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही हो जाए आंसर हो जाएगा। सिम्पसन ने कहा था कि जो कुछ भी सीखते हैं हम करके सीखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न होगा 23वां, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। बताइए कि कौन सा सिद्धांत इस पर लागू हो रहा है। मतलब एक जो बालक है, काली वस्तु, काली मतलब कोई भी वस्तु हो, चाहे काली गाय हो, काला कुत्ता हो, या फिर कोई भी काली चीज़ को देखकर डर जाता है, तो इसका संबंध किससे होगा? कौन से इस सिद्धांत का पालन करेगा? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न है कि सीखना एक तरह का व्यवहार का क्या है? बचाव करना है, विस्तार करना है, संशोधन करना है कि प्रसार करना है, सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रसार करना या इसको और क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन करना। ठीक है, ये सीखने का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, प्रसार करना या फिर परिवर्तन करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया गया था, किस में किया गया था स्किनर बॉक्स का प्रयोग? शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, आकस्मिक अधिगम के बालक अधिगम सिद्धांत। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग तो किसने किया था? स्किनर ने ही किया था ना।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सब सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग भी इसी सिद्धांत में हुआ था। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। छात्रों के अवांछनित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि बतानी है। अगर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधन करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी की जाएगी? क्या उनको दंडित करना चाहिए? अगर उनको दंडित करेंगे तो ये प्रभावी होगी। उसे नज़रअंदाज कर देंगे, उनके माता पिता को सूचित करना चाहिए, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्या कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना, मतलब ये जानना कि बालक ऐसा कर क्यों रहा है ये। ठीक है, और उसका उपचार भी करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसने दिया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत? विक्टर ब्रूम, मैस्लो, हर्ज़बर्ग, स्किनर। थोड़ी सी अगर टाइपिंग में मिस्टेक हो तो आप स्किनर लिखा है, ठीक है, तो आप उसको बोलना दिखें। ठीक है, बताइए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 27वां क्वेश्चन है, तो किसने दिया था अभिप्रेरणा प्रत्याशा का सिद्धांत? तो विक्टर ब्लूम ने दिया था, विक्टर ब्लूम। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रथम नियम बताना है। अभी बताया था मैंने अधिगम का प्रथम नियम, तो बताइए कौन सा है उसका प्रथम नियम थॉर्नडाइक का? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या फिर मनोवृत्ति का नियम? बताइए। ये तो सब उसके कौन है? गौण नियम है। मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम या फिर सादृश्य का नियम। ठीक है, लेकिन अभ्यास का नियम ये कौन सा है? उसका प्रथम नियम है। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक, सॉरी बी, अभ्यास का नियम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था हमसे? प्राथमिक नियम है, तो प्राथमिक नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। और बाकी मैंने आपको ऊपर सभी बता दिए थे, जो जो उसके प्राथमिक नियम थे, सबको मैंने समझा भी दिया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत होगा इसमें। अधिगम समायोजन है क्या? मतलब जो अधिगम है उससे समायोजन हो सकता है। अधिगम सार्वभौमिक है, क्या हम सभी जगह पर सीख सकते हैं? अधिगम हमेशा परिपेक्ष है, अवलोकनीय होता है। अधिगम का परिमाण व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अधिगम हमेशा परिपेक्ष और अवलोकनीय होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है। बताइए, अगर जैसे कोई चीज़ है आपको सीखने में उसमें संतुष्टि मिलती है, ठीक है, तो आप उसे जल्दी सीख लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। एक ऑप्शन गोल ही है, मतलब तीनों ऑप्शन है इसके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो वो ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन कम ही आप लोगों को दिया गया है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर कोई चीज़ में उसको संतुष्टि मिलती तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम होगा ना उसमें, कि भाई अगर उस पर प्रभाव अच्छा पड़ रहा है, वो अच्छे से सीख रहा है, उसमें मन लगा के कोई भी चीज़ को, अगर उसमें उसकी इच्छा है कि वो उसके याद करे, मतलब ये क्या होता है? प्रभाव क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, मतलब खुद से मन करता है उसको करने का, और वो कर रहा है, वो चीज़ सीख रहा है, उसको संतुष्टि मिलती है, तो वो और अच्छे से करेगा और सीखेगा। तो इसमें कौन सा सिद्धांत लग जाएगा, कौन सा नियम लगेगा? प्रभाव का नियम। ठीक है, तो आज हमने ये कितने 30 क्वेश्चन कर लिए, तो आज के लिए बस इतने ही। और अधिगम में जो मोटिवेशन है और ये जितने भी प्रश्न उसमें आए हुए थे परीक्षा में, टेट एग्ज़ाम में, जैसे सी टेट हो गया, MP टेट हो गया, रीट हो गया, UP टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, सभी प्रश्नों को मैंने इसी में शामिल कर लिया है। तो आप अगर इस वीडियो को एक बार और देखें तो इससे आपका ही बहुत भला होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अधिगम से पूछे ही जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे कि सब लोगों को आते हैं, लेकिन अगर इनको रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल भी जाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।